आज हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, उसके अंदर जो सेपरेटिंग की वैल्यू है वो हमेशा ही ज़्यादा होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डी ऑर्बिटल है, अब हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। यहाँ पर जो दो ऑर्बिटल थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये तीन ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जब भी हमने देखा था कि जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, उसमें जो ये वाले तीन ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी जो इंटरेक्शन थी लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ वो ज़्यादा थी, या वो ज़्यादा रिपेल करेंगे इन कंपैरिजन टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो स्प्लिटिंग होगी वो किस पर डिपेंड करती है, ये स्प्लिटिंग उस रिपल्सन पर डिपेंड करती है जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उनके बीच में जितनी ज़्यादा रिपल्सन होगी उतनी ही इन दोनों के बीच का गैप इंक्रीज होगा। अब हम अगर फॉर एग्जांपल कंपेयर करें क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज वाली में क्या था, ये है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो हमने देखा था कि जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होगी वो कितनी ऊपर होगी या कितनी नीचे होगी, इसमें भी अगर हम वो इस हिसाब से होगी कि जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में उनकी जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जितनी एनर्जी ऊपर जाएगी उतनी ही एनर्जी के साथ नीचे आए हैं ऑर्बिटल। जैसे इसमें हमने देखा था कि -4 DQ से नीचे आया और इसमें +6 DQ से। टेट्राहेड्रल वाले में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इसमें -6 DQ से ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई और +4 DQ से एनर्जी ऊपर चली गई है। जैसे हमने इसमें डिनोट भी किया है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की वैल्यू होगी वो हमेशा ही ज़्यादा होगी उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के अंदर स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज से। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज से। इसके सिंपली दो ही रीजन है। पहला जो रीजन है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी कि जो मेटल के वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी इंटरेक्ट कर रही है लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। जितनी वो इंटरेक्ट करेगी उतनी ही इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में स्प्लिटिंग होगी। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की बात करते हैं तो इसमें कितने लिगेंड के साथ इंटरेक्शन है, 6 लिगेंड के साथ। जब हम टेट्राहेड्रल वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितने लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, 4 लिगेंड के साथ। तो 4 वाले के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगी या 6 वाले के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है कि 6 वाले के साथ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिपल्सन है वो ज़्यादा होगी, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के कंपेरिजन में। सेकंड जो रीजन है वो है डायरेक्ट इंटरेक्शन।
जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाली या ऑक्टाहेड्रल एक स्ट्रक्चर में ये सभी ऑर्बिटल रख के देखे थे, तो उस वाली स्ट्रक्चर में जो ऑर्बिटल की शेप है और ऑक्टाहेड्रल की शेप थी, उसमें लिगेंड वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन थी। यहाँ पर इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है? इंटरेक्शन का मीनिंग है रिपल्सन। जब जो लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और सेंट्रल मेटल एटम वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, दैट मीन्स वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जितनी वो एक दूसरे के पास होंगी उतनी ही वो एक दूसरे को फोर्सली रिपेल करेंगी। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या थी, जो 6 लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन थी सेंट्रल मेटल एटम वाली लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। बट जब हमने टेट्राहेड्रल वाली शेप में इन सभी की सभी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर हमने रख के देखी थी, तो उसमें क्या था कि इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं थी सेंट्रल मेटल एटम वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, बट इनडायरेक्ट थी। उसमें भी क्या था कि जो dxy, dyz और dzx वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा थी लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इन कंपेरिजन टू dx² - y² और dz²। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हायर एनर्जी में कौन चला जाएगा? dxy, dyz और dzx। बट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या था कि जो dx² - y² और dz² था, इन दोनों ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही थी टू दी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसीलिए इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन से वाले दो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी हायर चलेगी है? वो dx² - y² और dz²। अब हमने एक चीज़ नोट की होगी आप लोगों ने कि देखो इसको हमने T2g से डिनोट किया है और इसको EG से, बट यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं इन दोनों ऑर्बिटल को E से और इसको T2 से। यहाँ पर G क्यों मीनिंग है? G का मीनिंग है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से भी मीनिंग है इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री से। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसीलिए इनके ऊपर हमने G डिनोट किया है। और बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसीलिए इसको सिंपल E और सिंपल T2 से जनरेट किया है। अब ये तो पता चल गया कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसकी जो CFSC की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। अब कितनी ज़्यादा होती है? ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, del/4/9 डेल्टा। अगर हमें कोई भी एक मेटल एटम है उसकी कैलकुलेट करनी होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उसकी कैलकुलेट करो CFSC की वैल्यू, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें उसकी वैल्यू दी हुई हो, तो हम सिंपली 4/9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी कौन सी वाली वैल्यू हो जाएगी? उसी कॉम्प्लेक्स की ऑक्टाहेड्रल में जितनी CFSC की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। अब अगर हमने कैलकुलेट करनी है CFSC की वैल्यू इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, वो कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल D1 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करनी है CFSC की वैल्यू, तो पहले जो अफबाउ रूल है ये तो कि जो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल होगा? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी की वैल्यू कम होगी यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इसकी जो CFSC की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 1 × -6dq इक्वल टू -6dq। अगर मैं D2 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी CFSC की वैल्यू? 2 × -6dq इक्वल टू -12dq। अगर हमें D3 वाले के लिए निकालनी हो CFSC की वैल्यू, अब जैसे ही हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था कि नीचे वाला ऑर्बिटल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया था, तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई थी। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर कर जाता था। वो कौन सी वाली कंडीशन थी? जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम थी CFSC की वैल्यू से। इसमें क्या होगी? पेयरिंग होगी। सेकंड कंडीशन कौन सी थी? कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा नोट की वैल्यू से। इसमें क्या होगी? स्प्लिटिंग।
पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है। जैसे थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको यहीं पर पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी उसको हम बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। बट इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन उसी प्रोसेस के अंदर या वही प्रोसेस होगी जिसमें एनर्जी की वैल्यू कम चाहिए होगी हमें। ये तो अफबाउ रूल ही बताता है कि वही ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है जो उसी ऑर्बिटल में होगी जो उसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसके अंदर फिल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जब अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात देखते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये वाली कंडीशन होती ही नहीं। हमेशा ही जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। वो क्यों होगी? क्योंकि जब हम इसको कंपैरिजन कर रहे थे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाली स्प्लिटिंग को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, तभी इस चीज़ का हमें रिप्लाई मिल गया है। क्यों? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, पहली बात तो उनके जो ऑर्बिटल वाली जो dxy,yz और dzx वाली भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही है लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। सेकेंड क्या है कि इसके अंदर जो स्प्लिटिंग है वो 4 लिगेंड की रिपल्सन के साथ कारण है, इसीलिए जो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसकी वैल्यू हमेशा ही कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो हमेशा कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर कोई भी लिगेंड अटैच है या किसी भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, वो हमेशा ही कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी, या जो मेटल है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो उसके ऊपर लिगेंड लगे हुए हैं वो कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाएगा, हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। तो D3 के अंदर जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल हो जाएगा? यहाँ पर। इसकी CFSE की वैल्यू कितनी होगी? -6dq इंटू +1 इंटू 4dq 8dq। अब अगर हमें ये तो CFSE की वैल्यू आएगी टेट्राहेड्रल के लिए, अगर इसको ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर देंगे? 4/9 इंटू जो टेट्राहेड्रल वाली है। अगर D1 वाली ये एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उसकी CFSE निकालो, नहीं पूछेंगे बल्कि उसी मेटल आयन की ऑक्टाहेड्रल शेप में CFSE की वैल्यू पूछ लेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो D या डेल टी किस प्रोसीजर से निकालनी है? इस वाले प्रोसीजर से, फिर उसको 4/9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारी कौन सी वाली CFSE आ जाएगी? ऑक्टाहेड्रल, उसी मेटल आइटम की ऑक्टाहेड्रल शेप में जो CFSE की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। जैसे D4 के लिए निकालना तो CFSE की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू -6dq प्लस 2 इंटू 4dq, ये -4dq आ जाएगी। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जो पहली इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है कि इसके अंदर जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, या इसके अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमेशा ही कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी जो ऑर्बिटल्स हैं या d ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो उनकी जो इंटरेक्शन है, जो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंटरेक्शन है लिगेंड के साथ, वो हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते बट इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसमें भी जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा हुई है जिन 3 ऑर्बिटल की, ये तीनों भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बट ये ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू दीज 2 ऑर्बिटल्स, इसीलिए ये ऊपर चले गए हैं और ये इनकी एनर्जी कम हो गई है। तो इसकी वैल्यू इतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू हमेशा ही कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। इससे क्या पता चलता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हमेशा ही हाई स्पिन होंगे irrespective of what type of ligand attached to the central metal atom or in which oxidation state central metal atom is present।
तो इसी फार्मूले से हम आगे जो D5, D6 या D7 या D8 वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या उनकी जो CFSE की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को समझना है तो सबसे पहले हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। उसी से ही ये दोनों जो शेप हैं उसको अपन जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रागोनल को समझने के लिए पहले हमें एक वर्ड है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए, एलोंगेशन। एलोंगेशन का क्या मीनिंग होता है? एलोंगेशन बेसिकली मीन्स विथड्राविंग या रिमूवल ऑफ टू लिगैंड फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल शेप। रिमूवल ऑफ टू लिगैंड फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल। इसका मीनिंग है कि जब आप ऑक्टाहेड्रल शेप में से किसी भी दो ऑर्बिटल की या दो लिगेंड की जब आप ज्योमेट्री चेंज कर देंगे, उनको परफेक्टली रिमूव कर देते हैं, इस वाली प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एलोंगेशन बोलते हैं। जैसे ये प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, इसके लिए जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है या इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होगी? ये पांचों के पांच डी ऑर्बिटल हैं, ये स्प्लिट हो गए हैं EG और T2G में। इसके अंदर कौन से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इसके अंदर dxy dyz और dzx। जब वो में अलोंग ये होगी स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसका तो हमें पता है कि क्यों dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है वो ऊपर चले गए हैं, क्यों? क्योंकि उनकी शेप या उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी, डायरेक्टली इंटरेक्ट टू दी लिगैंड। बट जो dx y y z है उनकी इस शेप में या इसके बीच में जो प्लेन है उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये हमने पहले थर्ड वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब हम टेट्रागोनल शेप की बात करते हैं तो जो एलोंगेशन होगी या जो दो ऑर्बिटल अपन निकालते हैं वो जनरली जेड एक्सिस के अलोंग ही निकालते हैं। तो ये देखो, इसके अंदर जो मेटल और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस है, और अपन टेट्रागोनल एलोंगेशन ये वाली शेप की बात करें, इसके अंदर जो मेटल और ये वाले लिगेंड की, ये दोनों लिगेंड की इंटरेक्शन है मेटल के साथ, ये इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? क्यों? मेटल और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, तो सिंपल सी बात है कि इसके बीच में जो यहाँ पर जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी और लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके बीच की इंटरेक्शन है डिक्रीज हो गई है। अगर अपन ने जेड एक्सिस के अलोंग इन दोनों की को रिमूव किया है, इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि जो मेटल के ऊपर या सेंट्रल मेटल एटम के वो ऑर्बिटल जिनके अंदर जेड एक्सिस के अंदर या जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे इसमें ये भी दो में स्प्लिट हो जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये भी दो में स्प्लिट हो जाएगा। ये हो गई टेट्रागोनल एलोंगेशन। जैसे ये देखो, सिंपल जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, इसमें क्या होगा कि dx y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी दोनों कंबाइंड ऊपर चली गई है और तीन जो कंबाइंड ऑर्बिटल है वो नीचे आ गई है। बट टेट्रागोनल एलोंगेशन शेप में हमने क्या कर दिया कि
मेटल और वो वाले लिगेंड जो जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, उसकी जो शेप है वो या उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दिया है। उससे क्या हुआ कि जो मेटल के ऑर्बिटल हैं उनके अंदर जिसके अंदर भी जेड एक्सिस के अलोंग है, जिसके अंदर भी जेड एक्सिस प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो गई है, उसके उन दोनों के बीच की रिपल्सन कम हो गई है। रिपल्सन कम हो गई है तो एक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जेड वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी उसी की इंक्रीज हुई है जिसकी रिपल्सन है लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। बट इसमें क्या कर दिया कि जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ गई है तो क्या होगा कि जो जेड एक्सिस के अंदर जिस भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनकी जो रिपल्सन है वो लिगेंड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डिक्रीज हो गई है। अगर इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे, बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे, तो हमारी जो शेप है वो कौन सी बच जाएगी, स्क्वायर प्लेनर बच जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी है वो dxy से भी कम हो जाएगी। वो जो लास्ट वाली स्प्लिटिंग है वो किसके लिए है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ कि जेड वाले जो लिगेंड है उनको हमने परफेक्टली रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया है तो जेड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और भी डिक्रीज हो जाएगी नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि उसमें जो रिपल्सन है, उसकी जो रिपल्सन है लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो अब हमने देखा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इन दोनों की स्प्लिटिंग को समझने के लिए पहले हमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है कि जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ पर dx z स्क्वायर रखेंगे तो z स्क्वायर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन सी के अंदर होती है, z एक्सिस के अलोंग होती है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पर होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी वो ज़्यादा होगी। सेकंड जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी जो या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अलोंग दी एक्स और वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर होगी। तो इन दोनों के बीच की जो रिपल्सन है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू dx y y z और z x। तो तीनों जो प्लेनर है dx y y z और z x, उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर इन बिटवीन दी प्लेन है। बट डायरेक्टली उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है। लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है तो उनकी जो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट जैसे ही हम एक ऑक्टाहेड्रल शेप को डिस्टोर्टेड बना देंगे और उसको अलोंग उसकी जो जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड प्रेजेंट है उसको हम उनकी बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, टेट्रागोनल एलोंगेशन वाली बन जाएगी। यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड थे उनकी और सेंट्रल मेटल एटम के बीच की लिगेंड के बीच की डिस्टेंस है जो इंक्रीज हो गई है। डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो जो सेंट्रल मेटल एटम वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो जेड एक्सिस के अलोंग होगी और लिगेंड वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच की रिपल्सन कम हो गई है। रिपल्सन कम हो गई है तो उनकी जो CFSE की वैल्यू है, जो जेड जिस भी ऑर्बिटल के अंदर जेड प्रेजेंट है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर वाली शेप की। उसमें क्या हुआ कि उसमें हमने जो जेड एक्सिस के अलोंग दो लिगेंड थे उनको परफेक्टली रिमूव ही कर दिया है। रिमूव कर दिया है तो जो जेड एक्सिस वाले या वो ऑर्बिटल जिनके अंदर जेड एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है उनकी जो वैल्यू, जो स्प्लिटिंग की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, उनकी CFSE की वैल्यू और भी डिक्रीज हो जाएगी। ये वाली जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की अरेंजमेंट है वो किसके लिए है, स्क्वायर प्लेनर के लिए, और ये टेट्रागोनल एलोंगेशन के लिए है।